साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय आज इन विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों एक ऐसी कहानी के साथ जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में एक जगह लगती है पिपरा कोठी। पिपरा कोठी में एक कॉलोनी लगती है झखरा कॉलोनी। झखरा कॉलोनी में एक परिवार जो बेहद हंसता खेलता रहता है। घर के जो मुखिया रहते हैं उनका नाम विजय रहता है। विजय की उम्र लगभग 60 से 62 साल। विजय की एक बेटी दीपाली और उसका दामाद घर आए हुए थे। दशहरे की तैयारी चल रही थी। उधर रावण को जलाने की तैयारी हो रही थी। बुराई पर अच्छाई की विजय की तैयारी चल रही थी। पूरा शहर धूमधाम से दशहरे की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से विजय के घर में चीख पुकार मचती है और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक घर में चारों तरफ खून फैल जाता है। खून के छींटे धब्बे फैल जाते हैं। चीखते पुकारते घर से कुछ लोग बाहर दौड़कर आते हैं और पड़ोसी चीख पुकार सुनकर घर की तरफ दौड़ते हैं। जब जाते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर एक व्यक्ति लहूलुहान पड़ा हुआ है। चारों तरफ खून के छींटे फैले हुए हैं। अब उस व्यक्ति को लेकर लोग फौरन ही हॉस्पिटल जाते हैं। साथियों जब तक हॉस्पिटल लेकर जाते रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। अब इधर घर में चीख पुकार मचती है। पूरा खुशियों का जो माहौल था मातम में फैल जाता है। चारों तरफ चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी यह जानना चाहते थे कि आखिर हत्या किसने की, इस वारदात में किसका हाथ है, आखिर ऐसा क्या हुआ। साथियों पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटती है। तो पुलिस को साफ साफ ये पता चल रहा था कि यह जो हत्या हुई है यह किसी अपने ने ही की है। अब घर वालों से जब पूछताछ होती है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिसको सुनकर पूरे क्षेत्र के लोगों की होश उड़ जाते हैं। साथियों झखरा कॉलोनी में विजय का परिवार व्यस्त हंसता खेलता परिवार था। विजय के परिवार में उसकी छोटी बेटी दीपाली और बड़ी बेटी करिश्मा, दोनों की उम्र में लगभग 2 से 3 साल का अंतर रहता है। बड़ी बेटी करिश्मा की शादी की जिम्मेदारी उसके पिता विजय पर होती है और विजय अब अपनी बड़ी बेटी करिश्मा की तैयारी में लग जाता है। इधर बड़ी बेटी के लिए एक रिश्ता देखता है। रिश्ता झखरा कॉलोनी में ही एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम तापस चंद दास रहता है। तापस चंद दास पूर्णिया का रहने वाला रहता है मूल रूप से, लेकिन वो शहर में ही काम धाम किया करता था तो वहीं पिपरा कोठी में ही रहता था। अब उसके घर जाकर विजय देखते हैं, बातचीत करते हैं घर वालों से, तो घर वालों को भी लड़की बेहद पसंद आती है। तो अब उस लड़की से रिश्ता तय हो जाता है। देखते ही देखते साथियों कुछ महीनों बाद दोनों की शादी, करिश्मा और तापस चंद की शादी कर दी जाती है। इधर तापस चंद काफ़ी खुश रहता अपनी बीवी के साथ। समय बीतता गया। अब फिर बीवी को घर छोड़ वह झखरा कॉलोनी में ही काम करने लगता है, अपने ससुराल से 400 से 500 मीटर की दूरी पर। अब वहीं वो रहता था। कभी ससुराल भी जाता था तो कभी अपने यहाँ रहता था। कभी रात का भोजन ससुराल में करता तो दिन को खुद बनाकर खाता था, तो कभी होटलों पर अपना गुजारा करता था। और हफ्ते में वो एक दिन घर भी जाता था अपनी पत्नी के पास। समय बीतता गया साथियों। अब एक दिन जब वो ससुराल जाता है तो उसकी साली बेहद रंग बिरंगे कपड़े पहनकर दीपाली उसके सामने आती है। जब उसके सामने आती है तो दीप जो तापस चंद दास होता वो अपनी साली को देखता, बस देखता ही रहता। उसकी साली जब अपने जीजा से पूछती है, जीजा ऐसे क्यों देख रहे हो, तो कहता है कि साली में आधा हक होता है इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अब धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है और बातचीत अब इस स्तर की चली जाती है कि दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ने लगती है। लेकिन साथियों अब इसी दौरान जो विजय लड़की दीपाली का पिता होता वह दीपाली की भी शादी एक जगबंधु नाम के व्यक्ति से, जगबंधु व्यापारी से तय कर देता है। इसी दौरान दीपाली की शादी भी हो जाती है। और जब शादी हो जाती है तो जो तापस चंद रहता अब वह ससुराल जाना कम कर देता है। वह अपनी बीवी के साथ खुश रहता। लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी शाली घर आती है, यानी कि अपने माँ के घर। जैसे ही माँ के घर आती है तो साथियों अब तापस चंद भी मिलने के लिए अपनी साली से ससुराल जाता है। ससुराल जाता है, मुलाकात होती है तो दोनों में हंसी मजाक का जो दौर था वो जारी था। हंसी मजाक की बातें होती, समय बीतता रहता। अब अक्सर कर तापस चंद पास में ही रहता था
अक्सर कर अपने साली के घर जाता था, साली से बातचीत करता था। अब धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। एक दिन उसकी साली जब साड़ी पहनकर आती है तो वो देखता है, तो फिर से उसे देखने लगता है। और फिर साली पूछती है कि जीजा ऐसे क्यों देख रहे हो? अब वो कहता है क्या करूं, बस तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखने को जी चाहता है। अब इधर साली का भी मन पिघल जाता है और अपने जीजा के प्यार में फंस जाती है और अपने जीजा को अपना दिल दे बैठती है। इधर तापस चंद भी अपना दिल हार जाता है अपने साली के ऊपर। अब दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। अब इधर तापस चंद काफ़ी पैसे वाला भी रहता है और साली अब अपने जीजा के प्यार में फंस जाती है। उधर कुछ ही दिन गुजरते हैं, वो फिर अपने पति के पास जगबंधु के पास चली जाती है। अब इधर तापस चंद भी अपने साढ़ू के घर साली से मिलने के लिए किसी न किसी बहाने जाता था, उसका दीदार करता था। समय बीतता गया। एक दिन उसकी साली जब फिर अपने मायके आती है तो वह फिर अपने ससुर के घर जाता है। जैसे ही साथियों ससुर के घर जाता है, मौका देखकर साली के साथ कमरे में चला जाता है और घर पर उस समय कोई नहीं था, सभी लोग बाहर गए हुए थे। अब साली के साथ बातचीत करते करते अब उसके साथ संबंध बनाने लगता है और साली बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं करती। अब दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगते हैं, अटूट प्यार करने लगते हैं। अब प्यार का मामला बढ़ने लगता है। एक दिन वो अपने साली को फ़ोन करता और अपने कमरे पर बुलाता। कमरे पर दोनों कई घंटों तक रहते। उसके बाद समय व्यतीत करते। इधर दीपाली बेहद ही खूबसूरत लड़की अब अपने घर जाती है, यानी कि अपने ससुराल जाती है, अपने पति के साथ रहती है। तो इधर जो तापस चंद होता वो फ़ोन पर बातें करता। बात सुनकर एक दिन उसका पति जगबंधु जब आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किसी से बातें कर रही है। अब इधर बात करते हुए सुनता है तो मना करता है कि फालतू में फ़ोन पर बातें मत किया करो, ये सही नहीं है। अब उसकी पत्नी बात करना बंद कर देती है। अब इधर तापस चंद अपनी साली के लिए काफ़ी बेकरार होने लगता है। इधर मामला किसी को भी नहीं पता था कि तापस चंद अपनी साली दीपाली से ही मोहब्बत करने लगा है। अब उसकी साली फिर जब कई महीनों बाद जब अपने माँ के पास आती है, अपने पिता के पास आती है, तो फिर तापस मिलने के लिए अपने ससुराल जाता है और साली से मिलता है। साली से मिलता है तो साली से बातचीत करता है घंटों। अब साली से कहता है कि देखो, तुमसे मिलने को मैं काफ़ी बेकरार रहता हूँ, अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती है। अब अगले ही दिन सुबह होती, जैसे ही विजय सोकर उठते तो देखते हैं कि घर में उनकी बेटी और उनके दामाद नहीं हैं, तो कहीं गायब हैं। अब इधर उधर जांच पड़ताल करते, पूछताछ करते रिश्तेदारियों में, पुड़िया उसके घर तपस चंद के घर फ़ोन करते कि वह दीपाली के साथ कहीं गया है, दोनों रात से ही गायब हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब इधर जगबंधु को भी पता चलता है कि उसकी पत्नी दीपाली अपने जीजा के साथ कहीं चली गई है। अब उधर परेशान होकर ढूंढता है लेकिन कहीं दोनों मिलते नहीं। अब करीब 3 से 4 महीने बाद वो फ़ोन करता है और अपने ससुर को और अपने घर वालों को बताता है कि वह दीपाली से शादी कर लिया है और शादी कर उसके साथ रह रहा है। अब इधर घर वाले बड़े परेशान होते हैं, ससुर भी परेशान होता है, जगबंधु भी परेशान होता है कि वह समाज को क्या मुंह दिखाएगा कि उसकी पत्नी की अपने ही जीजा के साथ फरार हो गई। इधर पिता भी काफ़ी परेशान होता है। 1 साल बीत जाते हैं लेकिन अब धीरे धीरे मामला शांत हो चुका था। उधर पत्नी पूर्णिया में ही रहती अपने सास ससुर के साथ। इधर जगबंधु काफ़ी परेशान था, काफ़ी बदनामी हो रही थी। अब काम धाम में व्यस्त था लेकिन तभी पूर्णिया में ही अपने पत्नी यानी कि अपने साली को शादी कर पत्नी बनाकर दीपाली को अपने साथ रखता था, पूर्णिया के ही एक शहर में। अब वहाँ से उसकी पत्नी दीपाली जिद करने लगती है। अब माता पिता से बातें भी करती थी। अब माँ बाप मान चुके थे कि चलो अब बेटी ने जो किया किया, अब तो शादी भी कर ली। अब 2 साल हो गए शादी को। अब घर वाले भी अब किसी बात से नाराज़गी नहीं थी। उधर जगबंधु अब ससुराल आना जाना छोड़ देता है, अब बातें करना बंद कर देता है। समय बीतता गया। अब दशहरा का माहौल था। घर वाले फ़ोन करते हैं अपनी बेटी दीपाली को और कहते हैं कि एक दिन के लिए ही सही घर आ जाओ, कम से कम मुलाकात तो हो जाए। चलो जो तुमने किया कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। इधर दीपाली अपने माँ बाप से मिलने के लिए बड़ी खुश होती है और खुश होने के बाद वो अपने पति के साथ ससुराल अपने माँ के घर जाती है और तपस चंद अपनी साली उर्फ पत्नी के साथ ससुराल पहुंचता है। मात्र 2 रोज़ पहले वो आया हुआ था
दशहरे का माहौल था, सभी लोग खुश थे और इधर उसका जो छोटा भाई था वो भी बेहद खुश था। घर में कोई दिक्कत नहीं थी, हंसता खेलता परिवार था। अब जो तपस चंद और दीपाली ने किया था वो किसी को याद नहीं था। अब अचानक से तैयारियां जोरों पर थी। घर में मेले का माहौल था। अपने जीजा से दीपू कहता है कि जीजा, मुझे मेला जाने के लिए भी पैसे चाहिए। अब इधर जो तपस चंद होता खुशी खुशी कुछ पैसे अपने साले को देता। साला जीजा की जोड़ी काफ़ी अच्छी थी। अब इधर तैयारी हो चुकी थी मेले की। तभी अचानक से जगबंधु को पता चलता है कि दोनों घर आए हुए हैं। जगबंधु अपने दो भाइयों के साथ, आकाश और प्रकाश के साथ उसके घर पहुंचता है और घर में घुसते ही एक के बाद साथियों एक कई चाकुओं से वार करता है। मीट काटने वाले दाव से उस तपस चंद की हत्या कर देता है। अब वहाँ से फरार हो जाता है। अब वहाँ जब वो चाकू चला रहा था, दाव चला रहा था, उसी समय साथियों विजय भी आता है और दीपाली भी आती है। उनके भी शरीर पर चोट के निशान लगते हैं। उन्हें भी बीच बचाव में चोटें आ जाती हैं। इधर वह दीपाली को नहीं मारना चाहता था, सिर्फ वो अपना बेइज्जती का बदला अपने साढ़ू से लेना चाहता था। अब वहाँ से वह फरार हो जाता है। अब मौका वारदात पर घर वाले, आसपास के लोग इधर तपस चंद को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इसका साढ़ू अपने ही साढ़ू की हत्या करने के लिए जात था। वो बदनामी का अपने बदला लेना चाहता था। उसकी पत्नी के साथ तपस चंद के नाजायज संबंध थे और कुछ महीनों पहले वह लेकर फरार हो कुछ साल पहले वह लेकर फरार हो चुका था। उससे शादी भी कर ली थी। अब यह सब सुनकर जगबंधु को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह मौके की तलाश में था कि आखिर किसी न किसी दिन तो तपस घर आएगा और उससे वह बदला लेगा। अब पुलिस कई जगह छापेमारी करती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो ये कन्फर्म हो जाता है कि वह जो जगबंधु है उसी ने हत्या की है और उसके साथ दो व्यक्ति और थे, आकाश और प्रकाश, जो उसके चाचा के लड़के थे। अब इधर पुलिस उनकी छापेमारी करती है इधर उधर, लेकिन तीनों फरार रहते। काफ़ी मशक्क़त के बाद कहीं से पुलिस को एक क्लू मिलता है कि वह मार्केट में ही उसी क्षेत्र में छुपा हुआ है और पुलिस इधर उधर तलाश कर रही है। वह दीपाली को भी मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया। किसी बीच लोग जुटने लगते हैं, शोर शराबा सुनकर पड़ोसी लोग, तो डर के मारे तीनों भाग जाते हैं। अब पुलिस कहीं से तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और साथियों गिरफ्तार करने वाले जो पुलिस वाले रहते उन पर भी वह धावा बोलता है, लेकिन कई पुलिस वाले रहते तो उसे गिरफ्तार कर लेते। अब तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब घर लेकर आती है, घर वालों के सामने पूछताछ करती है, फिर वहाँ से थाने लेकर जाती है और थाने लेकर जाती है। उस बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका था, लोग उसे लेकर अब अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। अब इधर घर वाले और क्षेत्र में काफ़ी रोष था, काफ़ी गुस्सा था कि दशहरे का हंसता खेलता माहौल लोग तैयारी कर रहे थे और मातम में फैल गया। लेकिन जब लोगों को हकीकत पता चलती है कि अपने ही साली को यानी कि जगबंधु के पत्नी को लेकर तपस कुछ दिन पहले फरार हो चुका था और उससे शादी भी कर ली, तो लोग बेहद हैरान थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उस हत्या को लेकर लोग सही कहें या फिर गलत कहें। उधर पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब जगबंधु से पूछताछ करती है तो जगबंधु कहता है कि मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी को तपस ने बर्बाद कर दिया था। खुद शादीशुदा होते हुए भी मेरी पत्नी पर डोरे डाले और प्रेम जाल में फंसाकर बहला फुसला कर उसे लेकर फरार हो गया। इधर समाज में मेरी काफ़ी बदनामी हो रही थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। अब साथियों पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है, हत्या के जुर्म में तीनों को जेल भेज देती है। लेकिन जब यह घटना लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे शहर को, बिहार को, आसपास के क्षेत्रों में सब यह फैलती है, लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, तो लोग हैरान रहते कि कैसा समय चल रहा है कि एक जीजा शादीशुदा होते हुए भी अपनी साली को लेकर फरार हो जाता है, उससे शादी कर लेता है और उसके साथ सुहागरात भी मनाता है, और फिर इतना होने के बावजूद भी वह न जाने कौन सी शक्ल को लेकर अपने ही ससुराल जाता है और ससुराल वाले उसे माफ़ भी कर देते हैं। तो साथियों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, किसी को हैरान परेशान करना नहीं था। कमेंट कर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि जगबंधु ने अपने साढ़ू को यानी कि अपने पत्नी के पति को
मार करके अच्छा किया या फिर गलत किया? आपकी राय क्या है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।